डोडो टीवी। अर्पित एक एनिमेटर था। वो रोज सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों से फुर्सत होकर धैर्य के साथ अपनी कला और कौशल को बड़ी सटीकता से एनिमेशन के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। पिछले 3 साल के अनुभव ने उसके कार्य की गुणवत्ता को काफी अच्छा बना दिया था। मार्केट में उसके काम की बड़ी चर्चा थी। वो अपने एनिमेशन में जान डाल देता था। शांति से अपना काम करने के लिए उसने एक गांव में परेश का घर किराए में ले रखा था। वो एक दिन काम कर रहा था, तब ये परेश आ जाता है। क्या हाल चाल है अर्पित भाई? सब बढ़िया, आप सुनाओ। अभी तक तो बढ़िया है, आगे का पता नहीं। क्या मतलब? अरे हम लोग जा रहे हैं आज लड़की को देखने के लिए। अरे वाह, मुबारक है भाई। धन्यवाद, पर अभी सब फाइनल तो होने दो। हो जाएगा भाई। अच्छा, आपका एनिमेशन वीडियो तो बहुत कमाल का है भाई, मैंने देखा था। ये सुनकर अर्पित थोड़ा परेशान हो गया। वो इधर उधर देखने लगा। अच्छा, आपको पसंद आया? अरे 8 घंटे में 1 मिलियन व्यूज आ गए। हाँ, पूछ रहा हूं पसंद आया? बहुत पसंद आया भैया, बहुत ज्यादा। अगली वीडियो कब तक आएगी ये बताओ। 1 मिनट, बहुत जल्दी आने वाली है। अरे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। आकर दरवाजा बंद कर लो और हमारे आने तक घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है ठीक है। परेश और उसके परिवार के जाने के बाद दरवाजा लगाकर लौटता है और अपने टेबल पर बैठकर लैपटॉप को देखते हुए बोलता है, 2 दिन हो गए मैंने कोई काम नहीं किया है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी। हाँ, और वो बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे लैपटॉप स्टार्ट करता है। फिर वो उसमें अपना काम शुरू करता है। वो थोड़ी देरी काम करता है, तभी उसमें से आवाज आती है। क्या सोचा तूने? अर्पित आवाज सुनते ही कांपने लगता है। उसे पसीने आने लगते हैं। तुम जो कह रही हो वो पॉसिबल तो नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मैंने तुम्हें 1 दिन का समय दिया था और तुम 2 दिन से गायब थे। मैंने पता किया था, तुम जो चाहती हो वो पॉसिबल नहीं है। तुम इंसान खुद तो कुछ कर नहीं सकते। हमारे बलबूते नाम और पैसा कमाते हो, और अब जब मैंने कुछ करने को कहा है तो बोलते हो संभव नहीं है। मुझे शाम तक का वक्त दो, मैं शाम को तुम्हें बताता हूँ कि यह आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। शाम में मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहकर वो आवाज बंद हो जाती है। अर्पित अपना पसीना पोंछता है। ये अधूरा काम पूरा करके आज मैं सब बंद ही कर देता हूं हमेशा के लिए। और वो जल्दी जल्दी अपना अधूरा काम पूरा करने में जुट जाता है। उसे खाने पीने और वक्त का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। और शाम हो जाती है। वो सोचता है कि ये सब किसी वायरस की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो काम पूरा करके अपना सारा जरूरी डॉक्यूमेंट हार्ड डिस्क पर ट्रांसफर कर लेता है और उस लैपटॉप को फॉर्मेट कर देता है। फिर वो अपनी सारी पैकिंग करके भागने की तैयारी में रहता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पलट कर देखता है
तो लैपटॉप अपने आप धीरे धीरे खुल रहा होता है और फिर वही डरावनी आवाज आती है। अर्पित, तू भागने की सोच रहा है क्या? नहीं तो फिर तूने मुझे फॉर्मेट क्यों किया? नहीं तो आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या जो तुम कह रही हो? आवाज नीचे। अभी तक तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है क्या? और इतना कहकर ये लैपटॉप से 2 हाथ निकलते हैं और वो अर्पित को अपनी तरफ खींचने लगता है। अर्पित बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ, और अपनी पूरी ताकत लगा देता है पर खुद को उसके चंगुल से छुड़ा नहीं पाता। वो हाथ अर्पित को अपने अंदर घुसाने लगता है। अर्पित का आधा शरीर लैपटॉप के अंदर घुस भी जाता है और तभी परेश वहां जाता है। बगल में रखी रॉड को उठाकर लैपटॉप पर मारने लगता है। अर्पित झटके से लैपटॉप से बाहर आ जाता है और खुद को संभालते हुए अपने डंबल से उस लैपटॉप को कूट कूट कर चूर कर देता है। इस दौरान उस लैपटॉप से अजीबो गरीब आवाजें और लाइट निकलती रहती है। इतनी देर की कुटाई के बाद वो लैपटॉप टुकड़े टुकड़े में बंट जाता है। परेश और अर्पित उस कचरे को उठाकर बाहर फेंक आते हैं। भाई, क्या हुआ था? उस लैपटॉप में शायद कोई वायरस आ गया था। अरे वायरस के हाथ कब से होने लग गए? आप सच बताओ, बात क्या है? यार 2 दिन पहले पहली बार उससे आवाज आई थी। उसको मेरे सारे काम का क्रेडिट चाहिए था। मैंने टीम से बात की थी, वो लोग मुझ पर हंस रहे थे। मैंने जब बात की थी, क्या आप एनिमेटर में मेरी जगह मेरे लैपटॉप का नाम डाल सकते हो? हाँ। क्या अर्पित, ज्यादा काम कर लिया क्या? नहीं, वो एक्चुअली बात ही है कि तुम पगला गए हो। बात ही है हम सब भी लैपटॉप और सिस्टम पर ही काम करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना सारा क्रेडिट उसको दे दे। वो तो एक चीज है। चलो तुम थोड़ा आराम करो, उसके बाद में बात करते हैं, ओके? आज आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो दौड़ कर आया और दरवाजा भी तोड़ दिया। अब कल पहले तुम दरवाजा ठीक करना, और तुम घर की रखवाली करने वाले थे। बैग देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? अरे अब वो लैपटॉप चला गया ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा और कल मैं दरवाजा भी ठीक करा दूंगा। तभी जहां वो लोग उस लैपटॉप के कचरे को फेंक कर आए थे, वहां कुछ हलचल हुई। हमारे घर के पास एक औरत रहती थी, विमला, जो शादियों और महिला कार्यक्रमों में मेहंदी लगाने का काम करती थी। उसकी मेहंदी की तारीफ पूरा शहर करता था। दीदी, आपकी मेहंदी का कोई जवाब नहीं। मैं अपनी शादी में आपसे ही मेहंदी लगवाऊंगी। हाँ भाई, लगा दूंगी, लेकिन पता नहीं तब तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं। विमला कुछ दिनों से बहुत ही निराश रहने लगी थी। उसे एक अनजान डर सताने लगा था कि उसकी मौत जल्दी हो जाए। यार देख ना, विमला ने मेहंदी को क्या पैटर्न बनाया है, कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ यार, मुझे तो ये पैटर्न कुछ अजीब नहीं, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। साहब, मेरी बच्ची को किसी ने मेरे पीछे मार डाला। कुमार, एक एक कोना छान मारो, एक भी सुराग छूटना नहीं चाहिए। पुलिस के लिए मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। ना तो कोई सुराग हाथ लगा और ना ही मर्डर का मोटिव समझ में आया। यहां तक कि सुसाइड का एंगल भी नहीं था।
मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना उलझा हुआ केस नहीं देखा। हा। सर, अभी तो ये मामला और उलझेगा क्योंकि उसी एरिया में 2 और मर्डर हुए हैं। क्या? कब? कैसे? सर, 2 लाशें बहुत ही बुरी हालत में और यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिला। एक के बाद एक कई मौतें होने लगी। पुलिस को हत्यारे का कोई क्लू नहीं मिल रहा था और शहर के एक हिस्से में विमला के घर। विमला, ऐसी मेहंदी लगा दो कि इसका रंग कभी ना छूटे। हाँ? हाँ? हाँ हाँ, इस मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटेगा। कुमार, मैंने इन मौतों में एक कॉमन चीज नोटिस की है। यह हत्यारा सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन सभी लड़कियों के हाथ पर मेहंदी लगी है। हाँ साहब, मैंने भी गौर किया है। हो ना हो, इन सभी हत्याओं के पीछे का रहस्य मेहंदी से ही सुलझेगा। पुलिस ने उन सभी लड़कियों के घर वालों से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि उन सभी लड़कियों ने मौत से 4 घंटे पहले मेहंदी लगवाई थी और वो भी एक ही इंसान से। अब इंस्पेक्टर का पूरा फोकस मेहंदी लगाने वाली विमला पर था। सर, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस मेहंदी लगाती हूँ। इस औरत पर मुझे संदेह है, इस पर कड़ी नजर। विमला का बर्ताव और उसके मेहंदी लगवाने आती लड़कियों की एक के बाद एक मौत होना कोई आम बात नहीं थी। अब तक शहर में ये बात फैल चुकी थी और विमला से मेहंदी लगवाने अब कोई नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर, मेरी रोजी रोटी छीन कर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। अब तक शहर में 40 मौतें हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथों से हत्यारा बहुत दूर था। लेकिन तभी अचानक से एक मर्डर साइट पर अब तुम नहीं बच सकती, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। वो तो कानून तय करेगा कि तुम निर्दोष हो या एक सीरियल किलर। इसे वैन में बिठा और थाने ले चलो। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। इंस्पेक्टर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और सिपाही विमला को वैन में बिठाने लगा। तभी इस औरत को छोड़ दे इंस्पेक्टर। कौन हो तुम? नकाब हटाकर सामने आओ। क्यों, जिंदगी से मन भर गया है क्या? मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, वरना शूट कर दूंगा। ये हसरत भी पूरी कर ले इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कई फायर की, लेकिन साई को कुछ नहीं हुआ। सर, ये कोई भूत है, हमें अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। भगवान साथ है हमारे, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब मेरी बारी है। मेरा शिकार तो हमेशा
मौत का खेल। बहुत से मासूम इंसानों की जान ले ली तुमने। अब मुझसे ये खूनी खेल और नहीं खेला जाएगा। तू तो बहुत काम की चीज है। तेरी मेहंदी तो मुझे शिकार दिलाती है। अगर तू चाहती है कि मैं इन दोनों की जान बख्श दूं, तो जैसा चल रहा है वैसा ही करती जा। तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी चुड़ैल। इंस्पेक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ा और चुड़ैल ने उसे गले से पकड़कर एक हाथ से उठा दिया। तू देगा मुझे सजा। मुझे तेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं मार सकता। तभी इंस्पेक्टर के गले में लटका ओम उसे दिखाई दिया और फिर उससे शक्ति निकली। कुछ देर तड़पने के बाद चुड़ैल का अंत। उन लड़कियों को क्या पता था कि विमला की मेहंदी का रंग सच में कभी नहीं छूटेगा। रोज की तरह रोहित अपने स्कूल से घर के लिए निकलता है। आज रोहित बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि स्कूल टेस्ट में उसे बहुत अच्छे नंबर मिले और पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा है कि जब वो मम्मी पापा को ये बात बताएगा तो वो बहुत खुश होंगे, उसे शाबाशी देंगे। तभी रास्ते में उसे एक पेंसिल मिलती है जो दिखने में बहुत ही प्यारी और कलरफुल है। ये पेंसिल तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं इसे लेकर घर जाता हूँ। इससे आर्ट बनाऊंगा, लिखूंगा। ऐसा सोचकर रोहित पेंसिल को अपने बैग में डालकर अपने घर की तरफ चल देता है। रोहित एक 7 साल का बच्चा है जिसके घर में उसकी मम्मी प्रीति, पापा मोहन और छोटी बहन काजल है। घर पहुंचते ही रोहित अपनी मम्मी पापा को अपने नंबर बताता है और वो सुनकर खुश हो जाते हैं। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये लो बेटा, खाओ। मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। इसी तरह दिन बीतता है और रोहित सो जाता है। अगले दिन रोहित उठता है। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? माँ, पेट में दर्द है। रोहित स्कूल ना जाने के लिए बहाने बना देता है और प्रीति भी उसकी बात मान लेती है। रोहित अपने कमरे में ही रहता है और कुछ ड्राइंग करता है। रोहित के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं और वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कार के मिरर के पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ दिखता है। बड़े बड़े नाखून, उल्टे पैर, बड़ी बड़ी लाल आंखें, जला हुआ सा चेहरा और काली साड़ी पहने एक बड़ा सा साया नजर आता है। डर के मारे मोहन की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो पिशाचिनी कार में से मोहन को उड़ाकर बाहर ले जाती है। इंसानी खून, अरे कितने दिनों बाद मिला है। ऐसा कहकर वो मोहन का पेट फाड़ती है और उसका खून पीने लगती है। उसके शरीर पर जगह जगह खून के निशान हैं और खून टपक रहा है। पिशाचिनी के मुंह पर खून लगा है और नाखूनों पर भी। पिशाचिनी गायब हो जाती है और मोहन की लाश वहीं बहुत खराब हालत में पड़ी है। प्रीति दरवाजा खोलती है। क्या आप ये फोटो और ये सामान पहचानती हैं? हाँ, भैया आपके पास कहाँ से आया? सॉरी, पर ये हमें एक डेड बॉडी के पास मिला है। कार का नंबर है PD2354। जी, ये तो मेरे पति की कार है। मुझे माफ कीजिएगा, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। प्रीति वहीं जोर जोर से रोने लगती है। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है।
रोहित और काजल वहां आ जाते हैं। प्रीति उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रीति अखबार में पढ़ती है कि शहर में आजकल अचानक से बढ़ गई एक्सीडेंट की वारदात। अब तक कई गाड़ियों का हो चुका है एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट स्पॉट के पास गाड़ी में बैठे लोगों की लाश बहुत ही खराब हालत में पाई जाती है। पुलिस एक जगह पर खड़ी है जहां 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। 3 लोगों की लाशें पड़ी हैं और तीनों ही बहुत खराब हालत में हैं। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जगह सील कर दो। आज का केस मिलाकर अब तक कुल 18 ऐसे केस हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इधर ये न्यूज पढ़कर प्रीति डर जाती है। कुछ देर बाद वो अपने बेटे रोहित को देखने उसके कमरे में जाती है। प्रीति देखती है कि रोहित कमरे में नहीं है और उसका कमरा बिखरा हुआ पड़ा है। ये सब इधर उधर पड़ा हुआ है और वो वहाँ इतने सारे कागज बिखरे हुए हैं। प्रीति उन शीट्स को उठाने आगे बढ़ती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि उन शीट्स में 18 गाड़ियों की ड्राइंग बनी हुई है और अलग अलग शीट पर अलग अलग गाड़ियां हैं, और उनमें से एक गाड़ी का नंबर उसके पति का भी है जिसकी मौत हो चुकी है। प्रीति घबराकर रोहित को इधर उधर ढूंढती है। रोहित उसे कहीं नहीं मिलता। वो रोहित की पेंसिल, वो शीट डस्टबिन में डालकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसे वो पिशाचिनी नजर आती है। उस बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली पिशाचिनी जिसके पैर उल्टे हैं, बाल उड़ रहे हैं। उसे देखकर प्रीति डर जाती है। क्या सोच रही है? यही ना कि ये क्या ड्राइंग है और तेरा बेटा कहाँ है? तो सुन, ये वो लोग हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ, जिनका खून में पी गई, जिन्हें मैंने मार दिया। और अब मैं तेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ क्योंकि अब बस मुझे एक मासूम की बलि देनी है और फिर मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। मैं अकेले किसी को नहीं मार सकती थी अपने श्राप की वजह से, इसलिए मैंने तेरे बेटे की मदद ली और जिनको भी अपना शिकार बनाना चाहती थी मैं उन सब के बारे में उससे ये चित्र बनवाए और बस तेरे बेटे की बलि और मैं हुई श्राप मुक्त। हा 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 हा। ये ले, आखिरी बार अपने बेटे को देख ले। पिशाचिनी के हाथ में रोहित नजर आता है और फिर वो दोनों गायब हो जाते हैं। इधर प्रीति को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक ओझा को फोन करती है। ओझा कुछ ही देर में वहां आ जाता है। प्रीति उसे पूरी बात बताती है। मेरे इस ओइजा बोर्ड से जब बुलाऊंगा मैं, चुड़ैल हो या पिशाचिनी, उसका हाथ न कराऊंगा। ऐसा कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। ओ पिशाचिनी, आ जल्दी से आ। वो ओइजा बोर्ड पर कुछ सिक्के, कुछ सीप और पत्थर रखता है और उन्हें इधर से उधर खिसकाता है। कुछ ही देर में वो पिशाचिनी वहां आ जाती है। ओझा, तूने मुझे नहीं अपनी मौत को बुलाया है। वो तो पता चल ही जाएगा कि किसकी मौत आई है। ओझा अपने मंत्रों की ताकत से अपना ओइजा बोर्ड पर कुछ बनाता है और वो पिशाचिनी दूर जाकर गिरती है। पर वो पिशाचिनी भी कम ताकतवर नहीं थी। इस बार वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से ओझा को हवा में उठा लेती है और घुमाने लगती है। ओझा को भी कुछ जगह चोट लग जाती है। अरे ओ पिशाचिनी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसा कहकर वो ओझा अपनी शक्तियों से पिशाचिनी की कैद से छूट जाता है और एक अभिमंत्रित जाल पिशाचिनी के ऊपर फेंक देता है। वो पिशाचिनी चीखने लगती है। अरे बचाओ, बचाओ, ओझा, छोड़
ये इस जाल में कैद है और फिर भी अभी तक भस्म क्यों नहीं हुई? तभी ओझा प्रीति से कहते हैं। प्रीति, वो पेंसिल लेकर आओ। प्रीति पेंसिल आती है और ओझा उसे तोड़ देता है। अरे इसे मत तोड़, मेरी जान इसमें है, मत कर, ऐसा मत कर। पेंसिल के तोड़ते ही पिशाचिनी जल जाती है और रोहित भी वापस आ जाता है। सब खुश हो जाते हैं।